नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपकी आवाज और आपकी समझ तक पहुंचाते हैं, सीधे, सरल और दिल को छूने वाले अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को समझना सिखाती है। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका नजरिया ही तय करता है कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली किताब। यह किताब कहानियों के जरिए समझाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, भाषा है, मानसिकता की, अनुभवों की और फैसलों की। इस सफर में आप जानेंगे क्यों कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी अमीर महसूस करते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हैं। आप सीखेंगे कि धन की असली ताकत क्या है और कैसे सही मानसिकता आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए पैसे को एक नई नजर से देखने के लिए। सोच को बदलने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय से। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है, नो वन इज क्रेजी। किसी भी इंसान के लिए पैसा कितना मायने रखता है, ये उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। और क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं, इसलिए पैसे के बारे में हर किसी की सोच भी अलग होती है। इसीलिए कोई भी पागल नहीं है, बस अलग है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग पैसे के मामले में गलत फैसले क्यों लेते हैं। क्यों कोई बिना सोचे समझे खर्च कर देता है, क्यों कोई जरूरत से ज्यादा बचाता है, क्यों कोई शेयर मार्केट से डरता है और कोई उसी मार्केट में करोड़ों कमा लेता है। इसका एक ही जवाब है, हम सब अपने अपने अनुभव के फ्रेम से दुनिया को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बचपन में अपने परिवार को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा है, तो उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। वो खर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा का एहसास है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने टेक बूम या स्टॉक मार्केट की गर्मियों में पैसा बनते देखा है, तो उसके लिए पैसा एक मौका होगा, एक गेम जिसमें स्मार्ट बनकर जीता जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपने अपने अनुभवों के हिसाब से सही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हमें हमेशा लगता है कि दूसरी तरफ वाला समझदार नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ हमसे अलग है। उसकी दुनिया, उसके डर, उसकी यादें, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अलग है, इसलिए उसका व्यवहार भी अलग होगा। पैसे को समझने की शुरुआत यहीं से होती है, ये समझने से कि हर किसी का नजरिया उसके जीवन की कहानी से बनता है। हम सब अपने अनुभवों के कैलकुलेटर से फैसले लेते हैं, और यही कारण है कि फाइनेंशियल बिहेवियर किसी फॉर्मूला या इक्वेशन से नहीं समझा जा सकता, ये साइकोलॉजी से समझा जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों को गलत मत समझो, उनकी कहानी अलग है, और पैसा हमेशा कहानी से ही समझ में आता है। चैप्टर 1 की मुख्य सीख, लेसन, पैसा मैथमेटिक्स नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल डिसीजन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। लोगों को जज मत करो, उनका अनुभव अलग है, इसलिए उनका व्यवहार भी अलग है। दूसरों के नजरिए को समझना सीखोगे तो पैसे की दुनिया आसान लगने लगेगी। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक का रिस्क। इस दुनिया में सफलता और असफलता दोनों के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, किस्मत भी होती है, और जोखिम भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर किसी की सफलता देखकर उसकी हर आदत को महान मान लेते हैं और किसी की असफलता देखकर उसकी हर गलती को बड़ा बना देते हैं। पर असल में सफलता और असफलता दोनों ही कई अदृश्य ताकतों से प्रभावित होते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने जाते हैं, पर उनका सफलता की ओर पहला कदम एक रेयर चीज की वजह से हुआ, एक ऐसा हाई स्कूल जिसमें उस समय कंप्यूटर की सुविधा थी, जबकि दुनिया के 99% स्कूलों में कंप्यूटर नाम की चीज भी नहीं थी।
अगर बिल गेट्स उसी समय किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। क्या इसका मतलब यह है कि बिल गेट्स की मेहनत कम थी? बिल्कुल नहीं। बस बात इतनी है कि उनकी मेहनत के साथ किस्मत का दरवाजा भी खुला हुआ था। जोखिम, रिस्क का दूसरा चेहरा। जैसे किस्मत सफलता में छुपी होती है, वैसे ही जोखिम असफलता में। कभी कभी लोग अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं, फिर भी नतीजे गलत निकल आते हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा लिनियर नहीं होती। हर फैसला कंट्रोल में नहीं होता। कई फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं होते। एक उदाहरण, न्यूयॉर्क के निवेशक। एक निवेशक था, पूरी तरह डिसिप्लिन्ड, रूल्स फॉलो करता था, गलतियां कम करता था, समझदार था। फिर भी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ खो बैठा। गलती उसकी नहीं थी, रिस्क अचानक सामने आ गया था। सबसे बड़ा सबक, दूसरों की सफलता को देखकर उन्हें सुपरह्यूमन मत समझो। दूसरों की असफलता देखकर उन्हें फूल मत कहो। क्योंकि आप पूरी कहानी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि उनके साथ किस्मत कहां मददगार बनी और रिस्क कहां से आकर खड़ा हो गया। मॉर्गन हाउसल याद दिलाते हैं कि हमें दूसरों के बारे में जजमेंट बहुत संभल कर करनी चाहिए और अपने बारे में भी हमेशा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। चैप्टर 2 की मुख्य सीख, लेसन। सफलता में मेहनत के साथ किस्मत भी होती है। असफलता में कमी के साथ रिस्क भी शामिल होता है। किसी को जज करने से पहले उसकी पूरी कहानी जानना जरूरी है, जो हम अक्सर नहीं जानते। लाइफ में थोड़ा ह्यूमिलिटी, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ग्रेस बहुत बड़ी समझदारी है। अपने डिसीजंस में हमेशा इस पॉसिबिलिटी को शामिल करें कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, लेकिन कितना पैसा काफी है, इस सवाल का जवाब देना सबसे मुश्किल। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हम इंसान कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं करते, क्योंकि हम तुलना करते रहते हैं अपने आसपास के लोगों से, सोशल मीडिया से, अपने ही पुराने वर्जन से, और यही तुलना हमें हमेशा कमी का एहसास कराती है। एक इंसान की कहानी, राजारत्नम वर्सेस जिम साइमंस। मॉर्गन एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर्स में से 2 नाम, राजारत्नम और जिम साइमंस। जिम साइमंस अरबों कमाकर भी शांत है, खुश है, सरल जीवन जीते हैं। वही राजारत्नम पहले से बहुत अमीर थे, पर वो काफी कभी नहीं समझ पाए। थोड़ा और इस चाहत ने उन्हें इलीगल शॉर्टकट्स लेने पर मजबूर कर दिया, और नतीजा जेल। ध्यान दीजिए, राजारत्नम गरीब नहीं थे, उनके पास सब कुछ था, बस इनफ शब्द उनके शब्दकोश में था ही नहीं। पर्याप्त ना होने का नियम। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप ये तय नहीं कर पाते कि आपको कितना चाहिए, तो आप चाहे जितना भी कमा लें, आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि पर्याप्त एक मानसिक स्थिति है, बैंक बैलेंस नहीं। सोचिए, किसी के पास 10 करोड़ है, लेकिन उसे लगता है कि दूसरों के पास 50 है, तो वो अपने करोड़ों के साथ भी गरीब महसूस करेगा। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति जो कम में भी संतुष्ट है, वह कमाते समय भी अमीर महसूस करता है। तुलना की आग। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। आज आपके ऊपर वाला 1 है, कल उसके ऊपर 5 और मिल जाएंगे। इस खेल का कोई अंत नहीं। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप तुलना करना शुरू कर दें, तो दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे आगे मिलेगा और आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए असली समझदारी है अपने लिए काफी की एक सीमा तय करना, अपने लिए एक ऐसी लाइन बनाना जिसके आगे आप कह सके, बस अब मैं संतुष्ट हूं। इनफ क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये सीमा नहीं होगी,
तो आप लगातार रिस्क लेते रहेंगे, अनावश्यक डिसीजंस लेते रहेंगे और कई बार वो भी खो देंगे जो आपके पास पहले से है। कई लोग सब कुछ होते हुए भी और पाने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। चैप्टर 3 की मुख्य सीख, लेसन। पर्याप्त एक माइंडसेट है, पैसा नहीं। तुलना कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इससे बाहर निकलना जरूरी है। ये तय कर ले कि आपको कितना चाहिए, वरना आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पास काफी है। संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है, जो पैसा होने से नहीं, समझ होने से आती है। बहुत बार और ज्यादा की चाह जो है उसे भी छीन लेती है। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि की जादुई ताकत। हम सब पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, बचत, निवेश, भविष्य, लेकिन बहुत कम लोग उस जादू को समझते हैं जो समय के साथ धन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। ये जादू है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन इसे समझना दुनिया के लिए सबसे मुश्किल है। हम शॉर्ट टर्म में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर लॉन्ग टर्म को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। वॉरेन बफेट का असली राज। वॉरेन बफेट को लोग दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर मानते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि उनका अधिकतर धन उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। हाँ, आपने सही सुना, उनका निवेश का जादू उनकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा उम्र प्लस समय प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण है। अगर वॉरेन बफेट 30 की उम्र में इन्वेस्टिंग छोड़ देते तो वो दुनिया के टॉप बिलियनर्स में नहीं होते। उनकी असली कमाई तब शुरू हुई जब कंपाउंडिंग ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की। या आसान शब्दों में, बफेट महान इसलिए नहीं कि वो सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए कि वो सबसे लंबे समय से लगातार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कंपाउंडिंग की सबसे खूबसूरत बात, कंपाउंडिंग का जादू शुरू में धीमा लगता है, बहुत धीमा। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, ग्रोथ एक्सप्लोड करने लगती है, जैसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते विशाल स्नोबॉल बन जाती है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, वो शुरुआती धीमे प्रोग्रेस से परेशान होकर या तो बीच में रुक जाते हैं या दिशा बदल देते हैं, और कंपाउंडिंग अपना असली खेल दिखा ही नहीं पाता। छोटी रिटर्न भी बड़ी होती है जब समय लंबा हो। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप सिर्फ 7% 10% की छोटी रिटर्न भी लगातार पाते रहें, तो समय के साथ वही रिटर्न गगनचुंबी वेल्थ बन जाती है। इसलिए असली खेल हाई रिटर्न से नहीं, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस से चलता है। कंपाउंडिंग को कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये धीरे चलने की कला सिखाता है और इंसान जल्दी पाने का आदी है। हम चाहते हैं तुरंत रिजल्ट्स, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, लेकिन कंपाउंडिंग कहती है धीरे चलो पर लगातार चलो। एक दिन वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 4 की मुख्य सीख, लेसन। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत टाइम है, न कि हाई रिटर्न्स। वेल्थ धीरे धीरे बनती है, एकदम से दिखती नहीं। बफेट की बड़ी सफलता कंसिस्टेंसी और लंबी उम्र तक निवेश करने की वजह से है। अगर आप समय तक टिक गए तो एवरेज रिटर्न्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बन सकती है। कंपाउंडिंग के जादू को महसूस करने के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन उस पैसे को बचाए रखना यह बिल्कुल अलग कला है। बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन अमीर बने रहने की समझ बहुत कम लोगों में होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ बनाना स्किल है और वेल्थ को बनाए रखना माइंडसेट। अमीर बनने की कला ऑप्टिमिज्म। जब हम वेल्थ बनाने की बात करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, रिस्क लेने का हौसला चाहिए होता है, फ्यूचर में विश्वास होना चाहिए होता है। यही ऑप्टिमिज्म आपको जरूरी कदम उठाने देता है, शुरुआत करने देता है,
निवेश करने देता है, ग्रोथ के मौके देखने देता है। ऑप्टिमिज्म आपको अमीर बनने के रास्ते पर चलाता है। अमीर बने रहने की कला, फियर प्लस ह्यूमिलिटी। लेकिन वेल्थ को सुरक्षित रखना, इसमें एकदम अलग क्वालिटीज चाहिए। थोड़ा डर, थोड़ा विनम्रता, यह स्वीकार करना कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और यह समझना कि हर समय विक्ट्री नहीं मिलती। वेल्थ बने रहने के लिए आपको अपने पैसे के साथ संवेदनशील बनना पड़ता है। कई लोग उसी समय गिर जाते हैं जब उनकी सफलता अपने शिखर पर होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। मॉर्गन का बड़ा नियम, वेल्थ को बनाए रखने के लिए 3 चीजें अपनाओ। सेव मोर देन यू थिंक, जितना जरूरी है उससे थोड़ा ज्यादा बचाओ, क्योंकि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, ऐसे डिसीजंस मत लो जो एक गलती में सब कुछ खत्म कर दे। अवॉइड स्टूपिड रिस्क्स, वो काम मत करो जो आपकी पूरी मेहनत को जीरो कर दे, जैसे अननेसेसरी डेब्ट्स, स्पेक्युलेटिव बेट्स, ईगो ड्रिवन डिसीजंस। एक छोटी कहानी, एक व्यक्ति था जिसने 20 साल की मेहनत में बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक रात एक खतरनाक निवेश में उसने सब कुछ खो दिया। गलती क्या थी? वो सोच बैठा कि मैं जीतने के लिए बना हूं, और यही सोच उसे धोखा दे गई। याद रखिए, लगातार जीतना जरूरी नहीं, लगातार बचकर रहना जरूरी है। विनिंग वर्सेस सर्वाइवल, वेल्थ बिल्डिंग एक रेस नहीं है, ये सर्वाइवल गेम है। जो लोग इस गेम में टिके रहते हैं, बिना टूटे, बिना ओवर रिस्क लिए, वे समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बना लेते हैं। चैप्टर 5 की मुख्य सीख, लेसन। वेल्थ बनाना ऑप्टिमिज्म से शुरू होता है, वेल्थ बचाना ह्यूमिलिटी और फियर से। ओवर कॉन्फिडेंस वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। बचत, सुरक्षा और गलतियों से बचना, ये वेल्थ को टिकाऊ बनाते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज सर्वाइवल है, हर बार जीतना नहीं। पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग कला है। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। कभी कभी कुछ ही फैसले सब कुछ बदल देते हैं। जिंदगी में हम सोचते हैं कि हर बड़ा परिणाम, हर सफलता, हर उपलब्धि एक लंबी लिस्ट ऑफ परफेक्ट डिसीजंस का नतीजा होती है। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफलता अक्सर कुछ ही रेयर फैसलों से बनती है और बाकी फैसले बस नॉर्मल होते हैं। दुनिया में 100 में से 99 काम एवरेज होते हैं, पर एक काम ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। इस एक काम को मॉर्गन कहते हैं टेल इवेंट, यानी वो रेयर मोमेंट जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। उदाहरण, डिज्नी एम्पायर आज दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट एम्पायर्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डिज्नी की पूरी सफलता एक ही कैरेक्टर पर टिकी है, मिकी माउस। अगर मिकी माउस नहीं होता तो शायद डिज्नी आज वो नाम नहीं होता जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक ही आइडिया ने मिलियन आइडियाज को पीछे छोड़ दिया। उदाहरण, वेंचर कैपिटल दुनिया। वेंचर कैपिटल कंपनियां बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि 10 इन्वेस्टमेंट्स में से 8 फेल हो जाती है, एक ठीक ठाक चलती है, और केवल एक इन्वेस्टमेंट इतनी सफल होती है कि बाकी सभी लॉसेस को कवर कर देती है। इस एक जीत को कहते हैं टेल विन। यही रेयर जीत पूरे बिजनेस को सफल बना देती है। हमारे जीवन में टेल इवेंट्स, हमारे जीवन में भी ये सच है। एक सही फैसला, एक सही मौका, एक अच्छी आदत, एक सही व्यक्ति से मुलाकात, एक फैसला कि मैं आज से शुरुआत करूंगा। ये छोटी लगने वाली चीजें एक दिन पूरी कहानी बदल देती है। और सुंदर बात यह है, इनमें से ज्यादातर पहले से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। क्यों जरूरी है कि हम चलते रहें? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका टेल इवेंट कब आएगा। इसलिए मॉर्गन कहते हैं सक्सेस इज अ टेल ड्रिवन प्रोसेस। सफलता रेयर चीजों से बनती है, पर उसके लिए आपको रोज ऑर्डिनरी चीजें करते रहना पड़ती है।
हो सकता है आपकी 10 कोशिशें बेकार जाए, पर 11वीं कोशिश वो टेल इवेंट बन जाए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। मिस्टेक न करें। स्मॉल फेलियर्स से डरना। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कई बार असफल हो गए तो पूरी जर्नी बेकार है। लेकिन दुनिया का हर बड़ा सिस्टम, स्टॉक मार्केट से लेकर हॉलीवुड तक, टेल इवेंट्स पर चलता है। और अगर दुनिया ऐसे चल सकती है तो आपकी लाइफ भी ऐसे चल सकती है। चैप्टर 6 की मुख्य सीख, लेसन। सारी सफलता समान नहीं होती। ज्यादातर इंपैक्ट कुछ रेयर डिसीजन से आता है। जिंदगी में कुछ ही फैसले इतने बड़े होते हैं कि वे बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। फेलियर्स से मत डरिए, वे प्रोसेस का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता आपकी बिग विन कब आएगी। टेल इवेंट्स प्रिडिक्ट नहीं होते, पर उनका लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो जर्नी जारी रखते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। सच्ची अमीरी, अपने समय का मालिक बनना। हम पैसे के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, आराम के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी शक्ति एक ही है, फ्रीडम, यानी आपके समय पर आपका अधिकार। असल अमीरी महंगे घर, बड़ी कारें या ब्रांडेड चीजें नहीं, बल्कि यह है कि आप जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जहां करना चाहते हैं, वो कर सके। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। टाइम फ्रीडम, मानव इतिहास का सबसे बड़ा सुख। सोचिए, अगर आपके पास सुबह उठने के बाद यह ऑप्शन हो कि आज आप काम करें या ना करें, यह फैसला आपका हो, तो यह सबसे बड़ा सुख है। कई लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन हर दिन मजबूरी में वही करते हैं जो उन्हें करना पड़ता है। और कुछ लोग इतने अमीर नहीं होते, लेकिन अपने समय के मालिक होते हैं और बेहद खुश रहते हैं। टाइम कंट्रोल हैप्पीनेस, यही इक्वेशन मॉर्गन समझाते हैं। पैसा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पैसा एक ऐसा टूल है जो आपको नो कहने की ताकत देता है। यह टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की आजादी देता है। यह आपके समय को बचाता है। यह आपकी लाइफ डिसीजंस को सेफर बनाता है। यह आपको मजबूरी में चॉइसेस लेने से रोकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम असल में इमोशनल फ्रीडम है। छोटी सी कहानी। एक शिक्षक था, बहुत ईमानदार, बहुत शांत, पैसा थोड़ा कम पर खर्च भी कम, लेकिन उसके पास हर दिन 2 घंटे थे जो वो अपने पैशन, पेंटिंग को दे पाता था। दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बहुत कमाता था, पर हर दिन 12 घंटे इसका काम खा जाता था। वीकेंड भी उसकी नौकरी की मांग में चला जाता। कौन ज्यादा खुश था? शायद वह शिक्षक, क्योंकि उसके पास समय था, और समय सबसे बड़ा धन है। फ्रीडम की असली कीमत कंट्रोल। मॉर्गन कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा डिविडेंड पैसा नहीं देता, बल्कि आजादी देती है। पैसा जमा करने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि आप दूसरों को इंप्रेस करें, बल्कि यह है कि आप खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस कंट्रोल कर सके। कंट्रोल पीस, कंट्रोल डिग्निटी, कंट्रोल हैप्पीनेस। मनी शुड बाय टाइम। भले आपके पास 10 लाख हो या 10 करोड़, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उतने अमीर नहीं जितना आप सोचते हैं। इसलिए मॉर्गन सलाह देते हैं, जब आप पैसा कमाएं तो कोशिश करें कि वह आपको ज्यादा टाइम फ्रीडम दे, ना कि सिर्फ ज्यादा खर्च करने की आदत। चैप्टर 7 की मुख्य सीख, लेसन। असली अमीरी समय का मालिक बनना है। पैसा आपकी लाइफ डिसीजंस में कंट्रोल देता है और वही हैप्पीनेस की जड़ है। फाइनेंशियल फ्रीडम भावनात्मक स्वतंत्रता लाती है। टाइम मनी, ऐसा लाइफ बनाएं जहां पैसा आपको आजादी दे, बोझ नहीं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जो दिखता है वो असली अमीर नहीं होता,
काश मेरे पास भी वो बड़ी कार होती, काश मैं भी उस जैसा दिखता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अक्सर जिसे देखकर आप जलते हैं वो खुद किसी और को देखकर जल रहा होता है। और यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। कहानी की शुरुआत, एक बार मॉर्गन एक सुंदर स्पोर्ट्स कार के पास खड़े थे। एक आदमी पास आया और बोला, वाह क्या गाड़ी है, अगर मेरे पास ये होती तो लोग मुझे बहुत एडमायर करते। लेकिन मॉर्गन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहे थे, किसी ने उस आदमी की तारीफ नहीं की जो कार चला रहा है, सबने कार की है। यानी लोग उस गाड़ी को एडमायर कर रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति को जो उसमें बैठा है। असली भ्रम, द इल्यूजन। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास महंगी चीजें होंगी तो लोग हमें एडमायर करेंगे, पर असलियत यह है कि लोग आपकी चीजों को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। आपका मकसद रिस्पेक्ट पाना होता है, लेकिन आप सिर्फ अटेंशन खरीद लेते हैं, और अटेंशन कभी सैटिस्फैक्शन नहीं देती। रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। मॉर्गन कहते हैं, रिस्पेक्ट कमाया जाता है, अटेंशन खरीदी जाती है, और जब तक आप ये फर्क नहीं समझते आप अमीरी के पीछे भागते रहेंगे, पर शांति कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि असली सम्मान कपड़ों, कार या घर से नहीं आता, वो आता है आपके व्यवहार, ऑनेस्टी और काइंडनेस से। दिखावे की असली कीमत। बहुत से लोग अमीर दिखने की कोशिश में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खो देते हैं। वे कर्ज में डूब जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग उन्हें अमीर समझे। आयरॉनिकली, जितना आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप खुद से दूर हो जाते हैं। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी है जब आपको दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस ना हो। जब आप भीतर से सिक्योर होते हैं तो बाहर दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सच्चे अमीर होते हैं उन्हें दिखाना नहीं पड़ता, उनकी शांति खुद बोलती है। चैप्टर 8 की मुख्य सीख, लेसन। लोग आपकी चीजों से नहीं, आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, अर्न्ड होती है। अमीर दिखने की चाह फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कारण बनती है। सच्चा धन वो है जब आपको दिखावे की जरूरत न रहे। पीस और सिंप्लिसिटी असली लक्ष्युरी है। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती। हम अक्सर किसी को देखकर कहते हैं, वाह कितनी महंगी कार है, कितना बड़ा घर है, कितने ब्रांडेड कपड़े पहनता है। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जो आप देखते हैं वो स्पेंडिंग है, और जो आप नहीं देखते वो वेल्थ है। वेल्थ दिखती नहीं क्योंकि वो चीज है जिसे खर्च नहीं किया गया। स्पेंडिंग वेल्थ। जब कोई व्यक्ति महंगी चीजें खरीदता है तो हम सोचते हैं कि वो अमीर है, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, उसने वो चीज खरीदी कैसे? अगर वो चीज कर्ज लेकर खरीदी गई है तो वो अमीरी नहीं, कमजोरी है। वेल्थ वो है जो बचाई गई है, निवेश की गई है, और जो समय के साथ बढ़ेगी, भले ही वो दिखाई न दे। एग्जाम्पल, 2 दोस्तों की कहानी। एक दोस्त हर महीने अपने पैसे से नए गैजेट्स, कपड़े और पार्टीज पर खर्च करता है। लोग उसे स्टाइलिश और सक्सेसफुल मानते हैं। दूसरा दोस्त सादगी से जीता है, कम दिखावा करता है, लेकिन निवेश करता है। 10 साल बाद पहला दोस्त अब भी EMI चुका रहा है और दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ने पैसा दिखाया, दूसरे ने पैसा बचाया। हम दिखावे में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि दुनिया दिखने वाली चीजों को सराहती है। किसी ने सिंपल कपड़े पहने हैं तो कोई नहीं पूछता कि उनके बैंक अकाउंट में कितना है, पर किसी ने महंगी कार खरीदी तो सब कहते हैं, वाह ये तो बहुत अमीर है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज क्वाइट, स्पेंडिंग इज लाउड। असली अमीरी की पहचान। असली अमीरी वो है जब आप अपनी जरूरतों से ज्यादा नहीं खर्च करते, आपके पास चॉइसेस हो और आप अपने टाइम के मालिक हो।
वेल्थ आपको फ्रीडम देती है, स्टेटस नहीं। इसलिए जो वेल्थ दिख नहीं रही वही असली वेल्थ है। पैसा दिखाने से ज्यादा बचाने की आदत जरूरी है। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे सच में जरूरत है, या इसलिए कि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए आप अपनी वेल्थ नहीं, अपनी पीस खर्च कर रहे हैं। चैप्टर 9 की मुख्य सीख, लेसन। वेल्थ वो है जो बचाई गई है, खर्च नहीं की गई। स्पेंडिंग आपको अमीर नहीं बनाती, हैबिट ऑफ सेविंग बनाती है। दिखावे की दुनिया में क्वाइट वेल्थ ही सच्ची शक्ति है। पैसा स्टेटस नहीं, फ्रीडम के लिए कमाइए। असली अमीरी सादगी में है, ना कि चमक दमक में। चैप्टर 10, सेव मनी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना और भी जरूरी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, धनी बनने का राज ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि ज्यादा बचाने में है। क्योंकि जब आप पैसा बचाते हैं तो आप सिर्फ धन नहीं बना रहे होते, आप कंट्रोल बना रहे होते हैं अपनी जिंदगी, अपने समय और अपने भविष्य पर। लोग बचत क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं ज्यादा कमाऊंगा फिर बचत कर लूंगा। पर असलियत यह है कि अगर आप 10,000 में नहीं बचा सकते तो 1,00,000 में भी नहीं बचा पाएंगे। सेविंग एक हैबिट है, इनकम का लेवल नहीं। एग्जाम्पल, सिंपल लिविंग, पावरफुल फ्रीडम। मॉर्गन बताते हैं एक आदमी की कहानी जो सालाना करोड़ों कमाता था, पर हर महीने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देता था। दूसरी ओर एक महिला थी जो साधारण नौकरी करती थी, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ बचा लेती थी। 10 साल बाद उस महिला के पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी और उस अमीर दिखने वाले आदमी के पास सिर्फ कर्ज। क्यों? क्योंकि अमीरी कमाने से नहीं, संभालने से आती है। सेविंग गिव्स यू ऑप्शंस। जब आप बचाते हैं तो आपके पास नो कहने की ताकत आती है। आपको वो जॉब नहीं करनी पड़ती जो आपको पसंद नहीं। आपको किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सुरक्षा का कुशन होता है। मॉर्गन कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसा तब सबसे कीमती है जब वो आपको आजादी दे, ना कि मजबूरी। बचत का असली मतलब सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मेंटल पीस के लिए भी होती है। क्योंकि जब आपके पास कुछ बचा हुआ होता है तो डर कम होता है। आप रिस्की लेकिन मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकते हैं। आपको कितना बचाना चाहिए? मॉर्गन कहते हैं, नो वन कैन टेल यू द परफेक्ट सेविंग रेट। हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती है, लेकिन एक बात कॉमन है, अगर आप जितना कमाते हैं उससे थोड़ा भी कम खर्च करें तो आप अमीर बनना शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 10 की मुख्य सीख, लेसन। सेविंग एक हैबिट है, इनकम लेवल नहीं। अमीरी कमाने से नहीं, संभालने से आती है। बचत आपको आजादी देती है, समय और निर्णय की। पैसा पीस और सिक्योरिटी देता है, सिर्फ लक्ष्योरी नहीं। जितना कमाते हैं उससे थोड़ा कम खर्च करना, यही वेल्थ का पहला नियम है। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। हर बार परफेक्ट नहीं, बस समझदारी भरा निर्णय लो। हम सब फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय सोचते हैं, मुझे लॉजिकल होना चाहिए, मुझे 100% सही कदम उठाना है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जीवन गणित का खेल नहीं है, ये भावनाओं, डर, उम्मीद और परिस्थितियों का मिश्रण है। इसलिए हर बार रैशनल होना जरूरी नहीं, कभी कभी रीजनेबल होना ही सबसे सही होता है। रैशनल वर्सेस रीजनेबल। रैशनल का मतलब होता है हर डिसीजन पूरी लॉजिक और डेटा से लेना, पर रीजनेबल का मतलब है वो फैसला लेना जो आपकी जिंदगी और आपके मन की शांति के लिए सही हो। उदाहरण के लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए शेयर बाजार में 100% पैसा लगाना रैशनल हो सकता है क्योंकि नंबर्स उसे सही साबित करते हैं।
लेकिन अगर वो रातों को चिंता में नहीं सो पा रहा तो वो डिसीजन रीजनेबल नहीं है। एग्जाम्पल, फियर और इमोशन की भूमिका। एक बार एक आदमी ने स्टॉक मार्केट में निवेश करना बंद कर दिया क्योंकि पिछली बार उसे नुकसान हुआ था। लोगों ने कहा तुम इरैशनल हो, पर सच ये था कि उसने नुकसान के बाद जो डर महसूस किया वो उसके लिए बहुत रियल था। उसने अपने मेंटल पीस के लिए वो फैसला लिया, और यही है रीजनेबल डिसीजन। लाइफ इज नॉट अ स्प्रेडशीट। मॉर्गन कहते हैं, रियल लाइफ डजंट रन ऑन स्प्रेडशीट्स, इट रन्स ऑन फीलिंग्स। हम सोचते हैं कि अगर फॉर्मूला सही है तो आउटकम भी परफेक्ट होगा, पर असल जिंदगी में इमोशंस, फैमिली, हेल्थ, ड्रीम्स सब कुछ इक्वेशन से बाहर होते हैं। इसलिए बुद्धिमानी ये नहीं कि आप हर बार परफेक्ट कैलकुलेशन करें, बल्कि ये कि आप ऐसा निर्णय लें जिससे आप लंबे समय तक टिके रह सके। लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज। मॉर्गन बताते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग रैशनल, इट्स अबाउट बीइंग रीजनेबल इनफ टू स्टे कंसिस्टेंट। यानी अगर आप अपने फैसलों में थोड़ी लचीलापन रखेंगे तो आप लंबे समय तक खेल में बने रहेंगे। कभी कभी थोड़ा डरना, थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा धीमे चलना, यही आपको गिरने से बचाता है। उदाहरण बफेट का दृष्टिकोण। वॉरेन बफेट भी हर डिसीजन प्योर लॉजिक से नहीं लेते। वो कहते हैं, आई लाइक टू स्लीप पीसफुली एट नाइट। वो रिस्क उसी लेवल तक लेते हैं जहां तक उनका मन शांति से रह सके। यानी वो रैशनल इन्वेस्टर नहीं, रीजनेबल ह्यूमन है। चैप्टर 11 की मुख्य सीख, लेसन। हर डिसीजन का लॉजिक होना जरूरी नहीं, सेंस होना जरूरी है। जिंदगी भावनाओं और वास्तविकताओं का मिश्रण है, स्प्रेडशीट नहीं। डर, उम्मीद और शांति, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। थोड़ी सी लचीलापन आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। हमेशा परफेक्ट नहीं, पीसफुल निर्णय लेना ही असली समझदारी है। तो दोस्तों, आपने सुना द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल का पहला भाग। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि सोच, संयम और समझ का आईना है। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम लाते हैं हर हफ्ते नई किताबें जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी। और याद रखिए, अगर आपने भी कोई किताब या कहानी लिखी है जो अब तक पब्लिश नहीं हुई तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम बनेंगे आपकी आवाज। अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे कि पैसे का असली रहस्य हमारे व्यवहार और धैर्य में छिपा है। स्टे ट्यून्ड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2 आने वाला है।